इंग्लैंड को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने स्मार्ट हैंड खेला है। पिच से घास उड़ा दी और बैटिंग कंडीशंस प्रोड्यूस कर दी तीसरे टेस्ट मैच के लिए, और ये स्ट्रैटेजी भाती है इंग्लैंड को क्योंकि उनको तो अपनी 1-0 लीड प्रोटेक्ट करनी है, चाहे वो ड्रॉ के थ्रू करें या जीत के थ्रू करें। और पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली अपने लिए छोटा सा एक गड़ा खुद ही खोद लिया पहले दिन की क्रिकेट के बाद, क्योंकि बहुत रन करवा दिए इंग्लैंड को। 4 रन ओवर की स्पीड पे ऑलमोस्ट इनिंग्स गई और 350 से ज्यादा का स्कोर हो गया। सो लग ऐसे रहा है कि इंग्लैंड 500 कर जाएगा, और पाकिस्तान को 500 रन करने के लिए वक्त दरकार है और वक्त ही नहीं है पाकिस्तान के पास, इसलिए कि बारिश और बैड लाइट का भी अलाउंस आप स्ट्रेटेजी में डालें तो अपने लिए बहुत मुश्किल चैलेंज बना लिया है। और अगर 500 रन को चैलेंज करना है और मैच जीतना है पाकिस्तान ने वहां से, सो किसी को बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग स्पेल करना पड़ेगा पाकिस्तान को उस पोजीशन पे लाने के लिए। वो बॉलर कौन होगा? यासिर शाह। यासिर शाह से बहुत ओवर्स करवा दिए। डे 1 एक लेग स्पिनर ऑलमोस्ट आपके 35% ओवर करवा जाता है जब इनिंग्स 70 ओवर्स ओल्ड है, तो ये सही बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने सिलेक्शन ठीक नहीं की क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं खिलाया। अगर आप समझ रहे हैं कि यासिर शाह का रोल पहले ही दिन से बन गया इस पिच पे और ड्राई कंडीशंस थी, घास भी नहीं है, तो फिर आपने शादाब को क्यों नहीं खिलाया? तो यहां पे मुझे लगता है एरर किया है पाकिस्तान ने। और दूसरा, यासिर शाह का रोल क्या है? उनका अटैकिंग रोल है या डिफेंसिव रोल है? वो विकेट्स लेने के लिए आपने उनको खिलाया या स्टॉक बॉलिंग करने के लिए खिलाया? क्योंकि जब आप एक लेग स्पिनर से इतने ओवर्स करवा देंगे तो उनका एग्रेसिव रोल ट्रांसफर हो जाता है इनटू अ डिफेंसिव रोल, और लेग स्पिनर को कभी डिफेंसिव ना बनाएं। इसलिए कि लेग स्पिनर का रोल वैसा होना चाहिए और उनका इस्तेमाल लेग स्पिनर्स का ऐसा होना चाहिए जैसे 90 माइल्स एन आवर फास्ट बॉलर का होता है, छोटे स्पेल्स में, छोटे स्टिंट्स में शॉक देने के लिए, विकेट्स देने के लिए। और यासिर को भी छोटे स्पेल्स में शॉक देने के लिए लगाना चाहिए, ना कि उनको इतनी बॉलिंग करवा दें कि वो एग्रेसर से एक डिफेंसिव बॉलर बन जाए। और डिफेंसिव हो नहीं सकते हैं वो, क्योंकि उनके डीएनए में डिफेंस नहीं है। उनको एज एन एग्रेसर रखें और उनका इस्तेमाल एग्रेसिवली करें। पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत ही ऑर्डिनरी थी, इसलिए कि जब पार्टनरशिप लग रही थी क्रॉली में और बटलर में, और शानदार पार्टनरशिप थी और दोनों ने बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेली, रिदम था उस पार्टनरशिप में, क्लास थी, क्वालिटी थी, और क्रॉली तो अब 200 रन के करीब पहुंच गए हैं। सो वहां पे प्रेशर जो पड़ सकता था वो फील्डिंग के थ्रू पड़ सकता था। एक ब्रिलियंट कैच, एक ब्रिलियंट रन आउट, सारी चीजें पाकिस्तान के हक में जा सकती थी। रिदम ब्रेक हो सकता था उस इनिंग्स का, उस पार्टनरशिप का, मगर कुछ ऐसा दिखा ही नहीं कि एक तड़प थी फील्डर्स को कि मैं सिंगल बचाऊं। इजी सिंगल्स दिए गए और देखा यही गया है कि ज्यादातर फील्डर्स जब स्लाइड मारते हैं तो फंबल करते हैं बॉल और क्लीनली पिक नहीं करते हैं बॉल को, और फिर थ्रो जो थी कीपर के पास वो फर्स्ट बाउंस आती है। वो कहां गए जहां पे रॉकेट लाइक थ्रो आती है कीपर के पास? अनटाइडी थी पाकिस्तान की फील्डिंग, और फील्डिंग बहुत बेहतर होनी है क्योंकि सारी टीम का एटीट्यूड पता चलता है फील्डिंग से। सेकेंड डे पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड न्यू बॉल है, अभी फ्रेश है, कंडीशंस बड़ी जल्दी यहां पे चेंज भी हो सकती है। ओवरकास्ट अगर डे होगा आपको ज्यादा सीम और स्विंग मिलेगी। पहले सेशन में अगर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने तो कम बैक कर सकते हैं, और कम बैक ही चाहिए पाकिस्तान को, इसलिए कि ये डू और डाई सिचुएशन में पाकिस्तान को अपने आप को लेके जाना है और मस्ट विन में अपनी गेम को यहां से यहां लेके जाना है। और नो रिटर्न वाली बात है, क्योंकि पहला दिन अगर आपका खराब गया, हालांकि पहले 2 सेशंस कंपीट किए पाकिस्तान ने, मगर इसको आप बेहतर बना सकते हैं स्पिरिटेड परफॉर्मेंस से। और पहला सेशन जो है वो मेक और ब्रेक होगा। अगर पहले सेशन में आपने स्ट्राइक्स कर दी बॉल के साथ तो फिर मैच में आप वापस भी आ सकते हैं। कड़ा इम्तिहान है, देखते हैं पाकिस्तान किस हिसाब से सेकेंड डे अपनी क्रिकेट को संवारता है।